नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इलेक्शन का दौर है। देश के दो बड़े राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव है और राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। तो प्रोफेसर साहब, स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्रोफेसर साहब, आज की डेट में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो बना हुआ है जो बीजेपी की नवनिर्मित जो सांसद हैं उनका एक बयान। उन्होंने कहा है कि जो 3 कृषि कानून यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो वापस ले लिए थे, अब उन्होंने आह्वान करा है कि देश के किसानों को और बुद्धिजीवियों को दोबारा प्रधानमंत्री से मांग करनी चाहिए और वो जो कानून जो निरस्त कर दिए थे वो दोबारा से बहाल होने चाहिए। और उन्हीं का समर्थन करते हुए लोनी से जो बीजेपी के विधायक हैं जी, उन्होंने भी यही मांग दोहराई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन का दौर है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर चुनाव है और ऐसे चुनाव की सरगर्मियों के बीच जो किसान अभी भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पे, वो कहीं ना कहीं अगर भूल भी गए होंगे तो अब कहीं ना कहीं जो विधायक हैं और जो सांसद महोदया हैं उन्होंने किसानों को फिर याद दिला दिया है कि आप भूल न जाना। तो कहीं कोई गुप्त समझौता तो नहीं है आपका? कहीं कांग्रेस का गुप्त समझौता हो? साहब, जो आपने सबसे पहले जो बात कही नवनिर्मित सांसद, तो बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया है कि वो नवनिर्मित ही हैं। उन्हें जानकारी नहीं है, जरा भी इल्म नहीं है कि कौन सी बात किस समय कहनी चाहिए। जैसे गांव में भी कहावत है ना, मान लीजिए किसी की आंख फूट गई हो तो ये नहीं पूछना चाहिए कि भाई या काने करके संबोधन ना करके थोड़ा एक भावनात्मक टच देना चाहिए, घुमा फिरा के एक भूमिका बना के थोड़ा माहौल बना के भाई कैसे लग गई थी, क्या हुआ था, कैसी घटना हो गई थी, कौन कौन से डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को कोई अच्छा मिल कह गए, तो वो बिल्कुल नवनिर्मित ही है। बात को घुमा फिरा के भी कह सकती थी, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा और मौके पे कहा और ऐसे कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता को ही स्पष्टीकरण देना पड़ा। जयवीर सिंह शेरगिल जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कंगना के बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते और हरियाणा और पंजाब के किसान कंगना के इस बयान से बहुत आहत हैं। और इसी तरह का काम जो हमारे लोनी के विधायक हैं यशस्वी विधायक जी, इस तरह का काम पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन में आप तो उस समय कवर कर रहे थे, तो नंदकिशोर गुर्जर ही थे जो किसानों को गद्दार और इस तरीके की गालियां दे रहे थे। वो जो 28 जनवरी का जो वाकया था और कहीं ना कहीं उसमें राकेश टिकैत जो है भावुक हुए थे। और उस आंदोलन को जीवित रखने में वो गुर्जर जी का ही हाथ है साहब। और हमें ऐसा लग रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी की जमानतें जब्त होंगी, उन जमानतें जब्त करवाने में हमारी कंगना रनावत जी और नंदकिशोर गुर्जर जी का जो अमूल्य योगदान है, ये युगों युगों तक याद रखा जाएगा। वही बात हो गई कि किसान तो धीरे धीरे दर्द भुला रहे थे और मोदी जी कहीं ना कहीं उसमें मक्खन लगा के दर्द भुलाने की कोशिश कर रहे थे। घोषणा पत्र में भी अब 36 फसलें इन्होंने वो एक चीज और अगर कही जाए तो वो गलत नहीं होगी कि पिच कांग्रेस की और बैटिंग कर रहे हैं ये लोग। देखो साहब, इसमें हम तो साहब एक बात ये कहना चाह रहे हैं कंगना जी के लिए खास तौर से कि आज तो सोशल मीडिया पे मीम भी चल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंगना रनावत जी सावरकर जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगी। सावरकर जी ने 9 बार माफ़ी मांगी थी अंग्रेज सरकार से और ये कंगना जी ने दूसरी बार माफ़ी मांग ली। एक बार पहले भी किसानों वाले बयान पे मांग चुकी और आज फिर आंसू बहा रही हैं नेशनल टीवी पे कि मैं अपने बयान के लिए शर्मिंदा हूँ। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इतनी शर्मिंदा हैं तो बार बार फिर बड़बोलेपन में भूल क्यों जाती हैं।
और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ऐसे लोगों को झेल कैसे रही वो है। एक आपने मीम देखा होगा कि मेरी जवान क्यों नहीं टूट गई। मेरी जबान से निकल गया, मेरी जबान गलती हो गई तो कुछ उसी तरह का वाकया ये लोग कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से बड़ा हास्यास्पद है कि एक विधायक और एक सांसद, इतने संजीदा मुद्दा हरियाणा का चल रहा है, हरियाणा की जनता इतनी भावुक है, विनेश फोगाट का मुद्दा अलग चल रहा है, वो राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है, और इसी में आप आग में घी डालने का काम और कर रहे हो साहब। लेकिन प्रोफेसर एक चीज और है कि जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने खुद आके माफी मांगी है, आप उसी मुद्दे को हवा दे रहे हो, उसी मुद्दे पे खेल रहे हो। क्या दिखाना चाहते हो? ये अपने आप को बीजेपी से बड़ा दिखाना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री की जगह लेना चाह रहे हैं। इन लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है। दरअसल अब मामला क्या है, इधर योगी जी ने वो नहीं अपने गले का, आप जो कहते हो सांप दूसरे गले में फंदा डाल दिया, कुछ इसी तरह कहावत है। एक बार जरा दर्शकों को बता दो, मैं पूरा सही नहीं अपने गले का सांप दूसरे के गले में डालना, एक कहावत है हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर कि अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूसरे के गले में डाल दो। तो योगी जी इधर उस काम को बखूबी कर रहे हैं। अखिलेश जी के कथन पे वो बैलेंस करने के लिए एक ठाकुर का इनकाउंटर कर दिया, वो उधर और बीजेपी पे हमलावर हो रखे हैं, वो मामला वो चल ही रहा है। इधर से वो सरदर्द दिए हुए मोदी जी को, चूंकि 240 वाला मामला है। उधर नायडू जी ने तिरुपति लड्डू वाला एक सिगूफा छोड़ दिया है, वो तिरुपति लड्डू भी मोदी जी के गले में आके अटक गया, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी भी कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के सहयोगी दल थे, वो भी बीजेपी को राज्यसभा में और लोकसभा में तमाम बिलों में समर्थन दे चुके थे, वहां वो फंसे हुए हैं। और इधर रही सही कसर कंगना दीदी और ये लोग पूरी कर रहे हैं। एक और अंदर अंदर एक खबर चल रही है और बड़े जोर शोर से अंदर अंदर खबर है कि जो बीजेपी की जो अध्यक्ष बनने हैं, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव होना ही होना है, उसमें आरएसएस की तरफ से संजय जोशी का नाम जो है प्रस्तावित किया गया है और उस पर बड़ा मंथन चल रहा है संजय जोशी के नाम पे। और संजय जोशी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, उनका 36 का आंकड़ा है, वो जग जाहिर है, दुनिया को पता है। तो एक ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें सामने चल रही हैं। देखो साहब, एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने आडवाणी जी को बर्फ में लगा दिया, आपने मुरली मनोहर जोशी को बर्फ में लगा दिया। संजय जोशी वही हैं, जब आडवाणी जी वहाँ जिन्ना की वहाँ पे गए थे पाकिस्तान, तो सबसे पहले संजय जोशी ने ही विरोध करा था, संजय जोशी ने ही इस्तीफा मांगा था आडवाणी जी का। वही तो हम कह रहे हैं कि आप जब अपने जो राजनीतिक गुरु हैं उनको बर्फ में लगाओगे, उनकी राजनीति ख़त्म करोगे, और 10 साल आपने बढ़िया राज किया और आरएसएस को ही नकार दिया। नड्डा साहब जगह जगह कहते रहे आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है, और नड्डा जी जो थे वो बीजेपी के खेमे के थे, या हम कह सकते हैं गुजराती गैंग के खेमे। अरविंद केजरीवाल ने भी 5 सवाल करे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से। हाँ, तो अब आरएसएस को मौका मिला है और सारा खेल फिर वहीं शुरू हो जाता है 240 सीट पे। अगर यही नरेंद्र मोदी 270 प्लस सीट पे होते तो शायद संजय जोशी का नाम नहीं चल रहा होता। अब चूंकि आरएसएस प्रमुख ने ये देखा कि ये बहुत ही सही समय है। अच्छा, दूसरा नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा नाम जो चल रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया का चल रहा है। वो तो ऐसा नाम है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया जी बन गई तो मुझे लगता है कि नाक में दम हो जाएगी साहब, दोनों के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के नाक में दम कर देंगे। वो वैसे ही भरी हुई बैठी हैं। मैं आपको बता दूं कि संजय जोशी का इतिहास भी और ज़्यादा दूसरे तरीके का रहा है। इन लोगों का 36 का आंकड़ा रहा, जो पुराने बताने वाले जानने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि इनका जो आंकड़ा है वो 36 का रहा है। वसुंधरा राजे तो अभी बहुत ताज़ा बात है, नई बात है, ये तो सभी लोगों को सबको ही पता है, सबको मालूम है। अच्छा प्रोफेसर, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जी। जम्मू कश्मीर में चुनाव है और पिछले काफ़ी दिनों से राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां वहाँ प्रस्तावित हैं लगातार, जबकि हरियाणा के अंदर अभी उनकी कोई भी रैली नहीं हुई है। क्या कहेंगे, हरियाणा में आखिर लेट क्यों हो रहा है? देखो साहब, इस बात को राजनीतिक गलियारों में बड़ा संजीदगी से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कमोवेश ये माना जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि यहाँ हुड्डा साहब अपने आप में बहुत मजबूत है और जो यहाँ के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे कांग्रेस की पकड़ है और यहाँ कांग्रेस के पास अपना कैडर है और वो कैडर बखूबी अच्छे से काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कि
कल का वीडियो वायरल हुआ है हरियाणा का, कि जिसमें मुख्यमंत्री जी की एक जनसभा थी और पब्लिक ने उस जनसभा में बीच में विघ्न डाला और वो जनसभा पूरी नहीं होने दी, एक रोड शो होना था। अब आप देखो जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जो वहाँ की आज़ादी के लिए जो चुनाव हो रहा है 10 साल के बाद, तो वहाँ कहीं ना कहीं जनता डरी हुई है। तो उस डरी हुई जनता को अमित शाह जी और मोदी जी जाके और डरा देते हैं कि साहब हमारी सरकार नहीं लाओगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसलिए राहुल गांधी जी का वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी। और आप ये देखो कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है वहाँ, इतनी वोटिंग वहाँ पिछले बता रहे 30-40 साल के रिकॉर्ड टूट गए, इतनी ज़बरदस्त वोटिंग कहीं नहीं हुई। और राहुल जी ने जो कॉन्फिडेंस वहाँ की जनता को दिया है कि स्टेटहुड का जो दर्जा है वो दिलवाया जाएगा, यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगी। स्टेटहुड होने से क्या होता है, बहुत सारे जो फैसले हैं वो सरकार खुद ले सकती है, सरकार के पास ज़्यादा फंड आता है। और जब केंद्र शासित प्रदेश होता है तो वो एक तरीके से दिल्ली उसको चलाती है। और आपने देखा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जितने हमारे देश में, तो उनमें वहाँ की राज्य सरकारों को करने लायक कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। दिल्ली का आप उदाहरण देख लो, गोवा का उदाहरण देख लो, इसके अलावा अंडमान निकोबार, ये सारी चीज़ें देख लो। तो जो एक और दूसरा मुद्दा वहाँ बेरोजगारी का, वहाँ ये कह रहे हैं कि साहब 12 लाख युवा इस समय बेरोजगार है, और ये दिल्ली सरकार के ही आंकड़े हैं। तो इस समय राहुल गांधी जी की ज़रूरत जम्मू कश्मीर को ज़्यादा है। और 29 तारीख तक वहाँ कैंपेनिंग होनी है, उसके बाद 5 दिन का समय बचेगा। तो राहुल गांधी जी के यहाँ लगभग 12 से 15 प्रोग्राम प्रस्तावित हैं, वो सारे प्रोग्राम होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा अपना आकलन है, कि जम्मू कश्मीर में मेरी जो वहाँ बातचीत हुई है, हालांकि मैं वहाँ नहीं जा पाया, 50 से 55 के बीच में सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की आएंगी। हालांकि गोदी मीडिया 45 दिखा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है 50 से 55 सीटें आएंगी। टोटल दर्शक भी समझ ले, टोटल 90 सीटें हैं, जिसमें से 43 जो सीट्स हैं वो जम्मू में और 47 सीट्स कश्मीर में हैं। और हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ जो आंकड़ा है वो 55 से 60 के बीच में आज की तारीख में। अब ये आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा प्रोफेसर, आपने बात की भूपेंद्र हुड्डा की जी, तो अब जब भूपेंद्र हुड्डा की बात होगी तो कुमारी शैलजा का नाम भी आएगा। बिल्कुल आना चाहिए। अब इस दौरान में, क्योंकि इलेक्शन के दौर में राजनीति बहुत चरम पे है, और कुमारी शैलजा का बिल्कुल एकदम शांत रहने के बाद इस तरह की मीडिया में चर्चा होना कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, उसके बाद अचानक उनका एकदम बाहर आना और बाहर आके बोलना कि मेरा तो अंतिम संस्कार भी जो होगा वो तिरंगे में ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये कि मैं लास्ट मरते दम तक कांग्रेस में ही रहूंगी। जी, उन्होंने उदाहरण दिया है कि मेरे पिता भी लास्ट तक कांग्रेस में रहे और मैं भी रहूंगी। और निश्चित तौर पे जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, वो शैलजा जी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। और बहुत कम लोगों को मालूम है कि सोनिया जी को जब हिंदी में उनको भाषण सीखने थे तो वो उसमें शैलजा जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए सोनिया जी शैलजा जी को अपनी बेटी की तरह मानती हैं। और उनके पारिवारिक रिश्ते, और अब बात आ गई जो इस तरह की चुप्पी पे या फिर शैलजा जी के योगदान को कम तर आंकना का, तो इसमें हमारी जो नेशनल मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा अहम रोल है। नेशनल मीडिया जानबूझ के शैलजा जी के मामले को उछाल रही, जबकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि शैलजा जी ने पिछले 2 साल में पूरे हरियाणा के कई सारी रैलियां करी हैं, रोड शो करे हैं। और शैलजा जी जो है वो ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से मिल रही हैं। अब चूंकि बीजेपी ने इतना ज़्यादा उसका प्रोपेगेंडा बना दिया है, तो आज उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे भी ऑफिशियली बताया है कि कल उनके कहाँ कहाँ रोड शो होने, कहाँ कहाँ प्रोग्राम होने, कहाँ कहाँ जनसभाएं होनी। क्योंकि बीजेपी के पास इस समय कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। तो वो यही दिखा रहा है कि शैलजा जी को पीछे कर दिया, कांग्रेस जो है वो आरक्षण खत्म कर देगी। आप ये बताओ, कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव आरक्षण और संविधान के मुद्दे पे लड़ा, कोई पार्टी, तो वो पार्टी आरक्षण कैसे खत्म कर देगी?
ये तो मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ी भरी बात हुई ना। हम जब आरक्षण के मुद्दे को लेके ही सरकार को घेर रहे हैं तो हम कैसे उसे खत्म कर सकते हैं। और खत्म हम जब करने के माइनॉरिटी को और खत्म करने के लिए पहले सत्ता में आना पड़ेगा। और माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए ही हम बात कर रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, जैनी हो, पारसी हो, ईसाई हो, तो उनकी सुरक्षा के लिए ही हम सवाल कर रहे हैं। और बीजेपी कह रहे हैं कि साहब सिखों पे जो है कांग्रेस हमलावर है। आप पंजाब में देख लो ना, पंजाब में लोकसभा में 7 सीटें क्यों मिली? अगर हमारा उनके प्रति नेगेटिव रोल होता, और जो किसान आंदोलन हुआ है तो वो किसान आंदोलन भी पंजाब से शुरू हुआ था, उस समय हमारी सरकार थी। हम तो हर वर्ग को, हर जाति को, हर समुदाय को और हर तबके को साथ लेके चलते हैं। और हमारा ये मानना है, जो मुख्य बात है वो ये है कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए और संविधान मजबूत होना चाहिए। और संविधान कब मजबूत होगा? कि जब अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है, उसके अधिकार की बात होगी। उसे क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, दवाई चाहिए, बुजुर्गों को दवाई चाहिए, यही चाहिए, को कमाई चाहिए। बिल्कुल। तो वो सब हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रोफेसर, आप हरियाणा के चुनाव में भी आप काफ़ी गए हैं जी। और वहाँ बहुत लंबे क्षेत्र में आप घूमे हैं, क्या माहौल लगा वहाँ का? माहौल देखो, जो हम लोगों की पहले बात हुई थी, लगभग स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है। हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और लगभग हरियाणा में 1/3 युवक बेरोजगार है। बहुत बड़ी संख्या में युवक बेरोजगार है। अग्निवीर वाला मुद्दा भी बहुत तगड़ा है। और जो वहाँ पे प्राइवेट कंपनी अच्छा प्रोफेसर, वहाँ पे हम भी गए थे जी। तो हमने वहाँ पर जो लोगों से बात करी, जवानों से बात करी, बुजुर्गों से बात करी, महिलाओं से बात करी, तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का था। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और अग्निवीर। आप अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो शायद हो सकता है कि इस तरीके का वाकया आपके सामने पेश ना आए, लोग इस तरीके की चर्चा ना करें, लेकिन हरियाणा के अंदर तो बहुत ही भावुकता से और बड़े खुले मन से, और एक सवाल है, उनका सवाल है सरकार से कि जी अग्निवीर हमें चाहिए ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं चाहिए। भाई इस सरकार की खूबसूरती देखो, किसानों को किसानों के कानून नहीं चाहिए थे, दे दिए। मुसलमानों को CA NRC नहीं चाहिए थी, दे दी। युवाओं को अग्निवीर नहीं चाहिए था, जबरदस्ती दे दिया। जिसे जो चाहिए वो नहीं देंगे। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं देंगे। हमारी महिलाओं को, बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए, वो नहीं देंगे। जो नहीं चाहिए वही पकड़ा देते हैं। और हरियाणा का जो युवा है और जो हरियाणा की जनता है वो बिल्कुल बोल्ड है, जो दिल में है वही बाहर है। तो सारी चीज़ें वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ रखते हैं। यूपी में आपने देखा होगा बीजेपी कितना गच्चा खाई। यूपी की जनता ने बाहर नहीं आने दी चीज़ें और एकदम बिल्कुल उनको गुलाटी मार के जो कह सकते हैं लपेटना, जिसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने लपेट दिया। और हरियाणा के लोग हैं खुले स्वभाव के, वो जो भी है वो बिल्कुल बोल के करेंगे, जो भी सीधा लठ मारते हैं खुल के। तो आप अंदाजा लगा लो कि हरियाणा में एक पॉइंट और रह गया था, जो प्राइवेट कंपनीज है। क्योंकि NCR के आसपास का ज़्यादातर जो इलाका है, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे आपका रेवाड़ी हो, गुड़गांव हो, सोनीपत, पानीपत, हिसार, ये सारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है या प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी को बीजेपी सरकार ने मोनोपोली दे दी है। वो 12 घंटे की नौकरी करवा रहे हैं, वो जो वेतन मिलना चाहिए वो वेतन नहीं दे रहे हैं, उतनी छुट्टियां नहीं दे रहे हैं और नौकरी की सुनिश्चित ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे और खासा युवक नाराज है कि सरकारी नौकरी आप दे नहीं रहे हो, प्राइवेट में मालिकों की मोनोपोली चल रही है, वो ठेका सिस्टम चल रहा है प्राइवेट में। तो इससे भी वहाँ का युवा नाराज है। और हमारे मैनिफेस्टो में है कि जो प्राइवेट कर्मी काम करेगा तो उसको जो मिनिमम वेज मिलना चाहिए मनरेगा के तहत, उससे ज़्यादा मिलेगा, उनकी नौकरी की सुनिश्चिति होगी, उनको PF मिलेगा, उनका ESI होगा जो कर्मचारियों का होता है। तो वो सारी सुविधाएं हम दिलवाएंगे। अच्छा प्रोफेसर, हम जब यहाँ धारूहेड़ा और इस क्षेत्र में, रेवाड़ी क्षेत्र में गए थे तो वहाँ पर एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्री है तो वहाँ का जो कचरा है, वहाँ का जो पानी है, दूषित पानी है, वो कम से कम 60 से 70 गांव ऐसे हैं उस क्षेत्र में कि जहाँ पे लोग गंदे पानी से, दूषित पानी से परेशान है, बीमार है, और बीमारी का वो क्षेत्र पूरा एक घर बन गया है। और वहाँ लोगों का सबसे बड़ा सवाल है दूषित पानी का, क्योंकि उसका कोई इंतज़ाम ही नहीं है। वो पानी भरा हुआ है और लोग
उससे बहुत ज़्यादा परेशान बहुत है। बीमारियां हो रही हैं और इसके लिए हरियाणा सरकार ने 10 साल में कोई नीति नहीं बनाई। जो दूषित जल आ रहा है उसको प्यूरिफाई करने के लिए कुछ सिस्टम बनाना चाहिए था। जब आप सरकार आम जनता से इतना टैक्स लेती है तो मिनिमम जो पानी जैसी जो चीज़ है तो उसके लिए तो कुछ काम करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेल्योर है और इससे वहाँ की लाखों जनता प्रभावित है। कम से कम जो है मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ साहब 7 से 8 विधानसभाएं प्रभावित हैं इस दूषित जल की समस्या से, क्योंकि गुड़गांव में टोटल 10 विधानसभाएं हैं। और जो लोग प्रभावित हैं और वो लोग ज़्यादातर, आप मज़े की बात देखना, बीजेपी का ही मूल वोटर है। हरियाणा में जो गुड़गांव के आसपास का क्षेत्र है, ये शहरी क्षेत्र है, वहाँ पिछले 10 साल से वो लोग बीजेपी को ही वोट करते आए हैं और 10 साल उन्होंने देख लिया हिंदुत्व के नाम पर, विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पे वोट कर करके। लेकिन भ्रष्टाचार तो वहाँ के लोग कह रहे हैं साहब बढ़ गया, कम होना तो दूर की बात है, भ्रष्टाचार तो आपने बढ़ा दिया। तो अब वहाँ की जनता भी कह रही कि यार ये पहले वाली सरकार ज़्यादा ठीक थी। कम से कम खोखले वादे तो नहीं होते थे, जो काम होता था वो जनता की सहूलियत के लिए होता था। अब गुड़गांव किसने बसाया? हुड्डा साहब ने बसाया। गुड़गांव में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, जो वहाँ के लोगों को नौकरियां मुहैया कराई, वो हुड्डा साहब ने कराई। वो सारा विकास जो है आपका रुका हुआ है। हरियाणा में आप किसी भी सड़क पे चले जाओ, कोई भी ऐसा 1 किलोमीटर नहीं मिलेगा जिसमें आपको खड्डे ना मिले, क्योंकि सड़कों पे वहाँ काम नहीं हुआ। राज्य सरकार ने सड़कों पे कोई काम नहीं किया। और वहाँ का आप पेरीफेरल नेशनल हाईवे भी देखो, जो आपका गुड़गांव, रेवाड़ी गुड़गांव से फरीदाबाद को जोड़ता है, उस हाईवे पे आप चले होंगे, कहने को वो एक्सप्रेस वे है, क्या उस पे आप 60 से ज़्यादा की स्पीड पे चल सकते हैं? वो काफ़ी खराब, जबकि वो 120 की स्पीड की उस पे लिमिट है। बिल्कुल। और 60 से ज़्यादा नहीं चल सकते। तो ये विकास मॉडल भी देखो, जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री है हमारे गडकरी जी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसी रोडें बनाएंगी, वैसी रोडें बनाएंगे। जो मूल रोडें देनी चाहिए, जो आधारभूत रोडें देनी चाहिए, वो भी नहीं बना पा रहे हैं। और टोल ऐसे ले रहे हैं भाई साहब कि जैसे किडनी निकाल लें आदमी की। आदमी टोल से ज़्यादा परेशान है। एक तो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, ऊपर से हर किलोमीटर का आपको कम से कम 2 से 3 रुपया टोल देना वो एक सीधा एक हिसाब है। अगर कैलकुलेशन करें आप तो जितने का डीजल गाड़ी में पड़ रहा है उससे आधे से ज़्यादा का टोल है। हाँ बिल्कुल। अगर आप 2000 का डीजल डलवा रहे हैं तो 1000 रुपये का टोल आप पे लगना ही लगना है। और ये एक एक्स्ट्रा मार है, क्योंकि आमदनी उस अनुपात में आप नहीं बढ़ा पा रहे हो जिस हिसाब से आप खर्चे ले रहे हो या टैक्स ले रहे हो। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो हरियाणा का चुनाव है कई मायने में आने वाले जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा को तय करेगा। दिशा और दशा तय करेगा। प्रोफेसर रमेश यादव ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है और आने वाले चुनाव होने के बाद, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा। बीजेपी क्या रिपीट कर पाएगी या कांग्रेस का हाथ होगा मजबूत? तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। जी नमस्कार।